हेलो एवरीवन। छात्रों, पिछले लेक्चर के माध्यम से हमने अध्ययन कर रहे थे क्वालिटी ऑफ टीचर। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, बता दिया मैंने कि कई विद्वानों ने अपने अपने अकॉर्डिंग टीचर के गुण बताए हैं। चार्ल्स बॉल्पस ने 25 गुण बताए। यूएसए में डॉक्टर FN फिलिप ने 10 गुण बताए। प्रोफेसर वागले एवं कीथ, इन्होंने 2 गुण इसमें प्लस कर दिए, इन्होंने 12 बताए। वॉशिंग के अकॉर्डिंग इन्होंने छात्रों की राय के अनुसार, इन्होंने छात्रों से राय ली होगी, सब 2 गुण और जोड़ दिए हैं, इन्होंने भी 12 गुण बताए, 14 हो गए इनके। तो नॉर्मली हम बात कर रहे थे कि क्या क्या गुण होने चाहिए। पहला पॉइंट है, आप चाहे नोट कर सकते हैं, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व एवं उत्तम स्वास्थ्य। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत यानी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उसको, प्रतिभाशाली नहीं, प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं उत्तम स्वास्थ्य। उसका जो है स्वास्थ्य अच्छा हो, ठीक हो। जब एक टीचर स्वस्थ होगा तभी वो टीचिंग कर पाएगा, नॉलेज दे पाएगा, हर तरह से वो सब सही होगा। जब टीचर अस्वस्थ होगा, बीमार होगा, तो क्या दूसरे को नॉलेज दोगा, क्या वो खुद परेशान रहेगा। तो यहाँ पर और प्रभावशाली व्यक्ति, तो उसकी पर्सनालिटी हो इफेक्टिव, एकदम प्रभावशाली हो, जो कि लोग अट्रैक्ट हों उससे, उसके गुणों के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर दूसरों के सम्मुख प्रस्तुत करता है अपनी पहचान को, अपनी नॉलेज को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका मुख्य रोल होता है कि एक टीचर का व्यवहार जब अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, तो स्टूडेंट भी अपनी समस्या लेकर उसके सामने आते हैं। कोई भी कंटेंट है, कोई टॉपिक है, कोई पढ़ाई से संबंधित, एजुकेशन संबंधित कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो कहीं ना कहीं वो टीचर से एकदम खुलकर बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो टीचर का यहाँ व्यवहार बताया है कि प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसकी बातें भी स्टूडेंट अच्छे से सुन सकें। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभावशाली व्यक्तित्व में उत्तम स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण रखता है, उसका स्वास्थ्य भी। ठीक है, इसके अतिरिक्त आदर्श विचार, अच्छे विचार, कोमल हृदय मतलब कह रहे हो कि कोमल होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, लगान, निष्ठा, प्रतिभाशाली वेशभूषा, यानी प्रभावशाली वेशभूषा, उसका रहन सहन, उसका पहनावा, कपड़े पहनना, चलने का तरीका, बात करने का तरीका, ये सब प्रभावशाली होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक तरीके से अपनी छाप छोड़ देते हैं। अतः सफल जो शिक्षक के लिए व्यक्तित्व के अंतर्गत अनेक गुण आते हैं। इनमें कुछ प्रकार इस प्रकार में, जैसे फॉर एग्जाम्पल हंसमुख कह सकते हैं, हंसाने वाला, हंसमुख स्वभाव हो उसका, है, प्लेजेंट मैनर्स, उद्यमी हो, इंडस्ट्रियस यानी साहसी हो, पहल करने वाला हो, इनिशिएटिव, खुला दिमाग हो, ओपन माइंड हो, उच्च आदर्श हो, हाई आइडियल, ताकि लोग उसको अपना आदर्श माने, कर्तव्यपरायण हो, ड्यूटीफुल हो, सही है, ड्यूटी में उच्च नैतिकता हो। मतलब इस तरीके से ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व के अंतर्गत। तो कह सकते हैं अध्यापक का जो व्यक्तित्व है और उस उत्तम स्वास्थ्य आदि गुणों से युक्त उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता अर्जित करता है। ठीक है, शिक्षक का जो स्वास्थ्य है हेल्थी होना चाहिए, शारीरिक ऊर्जा, फिजिकली एनर्जी से युक्त होना चाहिए, और शारीरिक अपंगता से मुक्त होना चाहिए, फ्री फ्रॉम फिजिकल डिफेक्ट्स होना चाहिए। ये इसका गुण है। मुख्य नेक्स्ट है चरित्रवान एवं संवेगात्मक संतुलन। चरित्रवान, देखिए चरित्र का तो मुख्य रोल है टीचर के लिए, क्योंकि टीचर हर प्रकार का स्टूडेंट मिलता है उसको। टीचर गर्ल्स को भी पढ़ाता है, शिक्षा देता है, बॉयज़ को भी देता है। तो समाज में सबसे सम्मानजनक, मैंने बताया सम्मानजनक पद है ये, गरिमामयी पद एक शिक्षक का होता है। तो टीचर का जो चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए, वो चरित्रवान होना चाहिए। शिक्षक को ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे उनको सम्मान मिले, अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए, छात्रों की सपोर्ट करना चाहिए, उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से उससे कोई ऐसा भी कार्य नहीं करना चाहिए जो उसे कलंकित करे। ठीक है,
लोग यानी अनैतिक कार्यों से दूर रहना चाहिए उसको, टीचर्स को। इसके साथ इस टीचर में संवेगों को स्थिर रखने का गुण भी होना चाहिए। शिक्षक में धैर्य, पेशेंस होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, मेंटल बैलेंस होना चाहिए, मानसिक संतुलन, निष्पक्षता होना चाहिए। ठीक है, उसे तुरंत क्रोध भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार टीचर को समाज में सम्मान पाने में चारित्रिक एवं संवेगात्मक इन गुणों से युक्त होना चाहिए। ठीक है, जैसे कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है दृढ़ संकल्प, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक गुण। उसके अंदर सामाजिक गुण होने चाहिए, समाज में क्या क्या होता है, समाज में क्या क्या नहीं होता है, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर उसके विचारों में दृढ़ता होनी चाहिए। ठीक है, संकल्प होना चाहिए, उसमें छात्रों, अभिभावकों आदि को नेतृत्व प्रदान करने की भी क्षमता, कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, गाइड करने की, यानी किसी को गाइड करने, अभी उसको उसे खुद नहीं पता होगा तो क्या गाइड करेगा किसी को। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे गुण हैं उसको होना चाहिए टीचर के अंदर। सामाजिक गुण यथा सहयोग, सहानुभूति, सेवा भाव, व्यवहार, कुशलता आदि से युक्त होना चाहिए। सामाजिक गुणों के अभाव में शिक्षक, जो टीचर है, विद्यालय और समाज में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। ठीक है छात्रों, नेक्स्ट है निष्पक्ष, सहानुभूति और मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो निष्पक्ष मतलब पार्शियलिटी नहीं होनी, पार्शियलिटी वाला माइंड उसके अंदर नहीं होना चाहिए, विचार नहीं आना चाहिए, स्टूडेंट में आपस में पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए उसको, टीचर्स को। ठीक है, शिक्षक को तटस्थ भाव से भी सभी पक्षों की बात सुननी चाहिए, आवश्यकता अनुसार सूचनाओं का संकलन करना चाहिए, यानी जो विचारों का, सूचनाओं का, नॉलेज का, ज्ञान का। ठीक है छात्रों, तो विद्यालय का जो वातावरण है वो निष्पक्ष नहीं रह सकेगा। तो गुटबंदी सम्मिलित होने से उसकी निष्पक्षता प्रभावित होगी। गुटबंदी मतलब वही पॉलिटिक्स वाइज होती है, ग्रुप बनाना, ये सब नहीं होना चाहिए। एक साधारण व्यक्तित्व होना चाहिए, सहानुभूति वाला होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, फ्रेंडशिप जैसा, फ्रेंड सर्कल। नेक्स्ट है कुशल वक्ता, जिज्ञासु और समय का पालन करता। कुशल वक्ता मतलब एक अच्छे वक्तव्य बोलने वाला, भाषण देने वाला, आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक को एक अच्छा वक्ता भी होना चाहिए। उसे अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी होती है, क्योंकि पढ़ाना होता है, बोलना होता है, तो उसको कहीं ना कहीं बोलने का तरीका आना चाहिए, उसमें वो भाषण कला में निपुण होना चाहिए, ताकि उसके अंदर शब्द भंडार अधिक होना चाहिए। ठीक, उनका ज्ञान होना चाहिए, भाव के अनुरूप शब्दों का चयन, जैसे इमोशंस हों उनके अंतर्गत उनका शब्दों का, वर्डों का चयन करना चाहिए उसको, ऐसा ज्ञान हो उसके अंदर, टीचर्स के अंदर। शुद्ध उच्चारण और उचित लय व गति से बोलने की कला भी एक शिक्षक को पारंगत होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए कि उसके बोलने की कला, कब कैसी आवाज़ की आवश्यकता है, ये सब। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब बहुत इस प्रकार से। नेक्स्ट है मूल्यांकन में विश्वास एवं अनुसंधान में रुचि। मूल्यांकन की हम बात करें, देखो मूल्यांकन में विश्वास होना चाहिए टीचर को। जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यरत है उनकी पूर्ति किस सीमा तक हो रही है, इसकी जांच के लिए अध्यापक को मूल्यांकन करने में विश्वास होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार नई नई टेक्निक्स, मेथड्स का चयन भी करना चाहिए उसको। किसी भी प्रकार के कारणों की जांच तथा उसमें उचित सुधार का प्रयास करने में कोई कमी नहीं रहने देनी चाहिए। इसके साथ ही एक अच्छा अध्यापक होता है, टीचर होता है, वो नई नई जानकारी प्राप्त करने हेतु नवीन प्रयोग करता है, रिसर्च करता है। रिसर्च में भी उसको में रुचि होनी चाहिए। बहुत से टीचर हैं ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं रिसर्च होता क्या, अनुसंधान होता क्या, उसमें इंटरेस्ट ही लेते हैं, बस आए क्लास में पढ़ाया और चले गए, किताब उठाई गए क्लास में, एक फॉर्मेलिटी करते हैं, फॉर्मेलिटी के तौर पर क्लास में गए बच्चों को कि हमें ये टॉपिक कराना है, ये सिलेबस कराना है, गए और बस बोल दिया, नकल करा दी, ये करा दी, हमला बोल दिया, हो गया साहब टॉपिक हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। उसको जो है नई चीज़ें का ज्ञान बच्चों को कराना चाहिए, खुद को भी उसे जागरूक होना चाहिए, उसमें रुचि होनी चाहिए, ताकि वो कुछ सीखेगा तो बच्चों को सिखाएगा, कोई नई चीज़ निकालेगा, रिसर्च करेगा, अनुसंधान करेगा, शोध करेगा। ठीक है, तो शोध कार्यों में उसे रुचि होनी चाहिए। व्यवसायिक गुण भी उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है छात्रों, ये हो गए उसके गुण। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ टीचर।
इन स्कूल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन में अध्यापकों की भूमिका। तो यहाँ पर टीचर्स की भूमिका किस प्रकार से होती है, पहला है, शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट, टीचर इन प्लानिंग, नियोजन में शिक्षक, ये प्लानिंग करने में भी शिक्षक का विशेष महत्व होता है, विशेष भूमिका होती है। नेक्स्ट है प्रशासन में शिक्षक, टीचर इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासनिक विभाग होता है प्रशासन में भी टीचर का रोल होता है, इसकी भूमिका होती है। नेक्स्ट है प्रबंधन में शिक्षक, टीचर इन मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट में प्रबंधन में भी टीचर का मुख्य रोल होता है। ठीक है, तो प्लानिंग की बात करें तो जो नियोजन संबंधी जो कार्य होते हैं, प्लानिंग संबंधी जो प्रोग्राम्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उन संबंध में निर्णय लेना प्रबंध समिति में लिए जाते हैं, लेकिन उनका प्रारूप भी विकसित किया जाता है, वो टीचर के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पर जो सचिव होता है, प्रधानाध्यापक होता जाता है, बैठक का आयोजन करता है, रिपोर्ट भी तैयार करता है, कहीं ना कहीं उनकी सपोर्ट करने के लिए टीचर का मुख्य रोल होता है। बहुत सारे कार्य होते हैं। विद्यालय जैसे प्रथम स्तर पर हम बात करें प्लानिंग की, नियोजन में शिक्षक की भूमिका, तो विद्यालय प्रारंभ होने से पूर्व प्रधानाध्यापक को विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करना होता है। इनमें प्रवेश संबंधी नियम, तिथि, ये सब कुछ होते हैं, फर्नीचर, साज सज्जा, ये सब। तो यहाँ पर जो टीचर ऐसा तो नहीं प्रिंसिपल अकेले करता है, तो प्रिंसिपल एक मीटिंग का आयोजन करने के बाद जो विभिन्न कार्यों का हमने प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था, तो बहुत सारे कार्य होते हैं, उन कार्यों का स्वतंत्र भाग टीचर को सौंप देता है कि आपको ये करना है, आपको ये रजिस्टर तैयार करना है, ये करना है। तो तरह तरह के कार्य सौंप दिए जाते हैं। ऐसे खेल कूद प्रभारी बना दिया जाता है, प्रभारी यानी कोऑर्डिनेटर बना दिए जाते हैं। तो किसी को प्रॉक्टर बना दिया, किसी को टाइम टेबल प्रभारी बना दिया। ठीक है, प्लानिंग में के अंतर्गत आता है ये सब। एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर, लाइब्रेरी कोऑर्डिनेटर, पुस्तकालय प्रभारी, वित्तीय फाइनेंस से संबंधित प्रभारी, मतलब ये टीचर में टीचर के रूप में ये रोल अदा करते हैं, टीचर ही होते हैं इसमें। तो कहीं ना कहीं नियोजन में भी, प्लानिंग में भी टीचर की मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट, द्वितीय स्तर पर हम बात करें तो विद्यालय खोलने पर ये सभी जो प्रभारी शिक्षक होते हैं अपने कार्यों को ठीक प्रकार से कार्य करना आरंभ करते हैं। संचालन में प्रधानाध्यापक की भी सलाह भी लेते हैं। तृतीय स्तर पर हम बात करें, ये समझ में आ रहा है आपके कि पहला पॉइंट हम नियोजन में शिक्षक की भूमिका क्या है। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत ये 4-5 चीज़ें आती हैं, नियोजन, प्रशासन, प्रबंधन, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन। तो इनमें कहीं ना कहीं इनको सुचारू रूप से करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इनमें सपोर्ट जो रहती है वो टीचर का ही रहता है, मुख्य रोल टीचर का रहता है। कराने वाला भले प्रिंसिपल या मैनेजमेंट होता है, लेकिन मुख्य रोल जो रहता है टीचर का। प्रथम स्तर पर ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, प्रभारी बना दिए जाते हैं तो अपने अपने वो अदा करते हैं। द्वितीय स्तर पर विद्यालय खुलने के उपरांत जो प्रभारी बने हुए हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, वो अपने अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं जिम्मेदारी के साथ। तृतीय स्तर पर शिक्षण सत्र में की अवधि में जो उन्हें शिक्षण कार्यों के अतिरिक्त प्रशासन संबंधी उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं, उनके लिए अतिरिक्त समय देते हुए वो कार्यों में अपना रोल अदा करते हैं। ठीक है, ऐसी चतुर्थ स्तर पर सत्र के सेशन के अंत में चरण में खेल कूद प्रतियोगिता होती हैं, वार्षिक उत्सव होता है, एनुअल फंक्शन वगैरह होता है, एग्ज़ाम होते हैं, उनका आयोजन छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए भाषण लेक्चर का एक आयोजन किया जाता है। इस तरह के प्रोग्राम वगैरह कराए जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं टीचर का ही रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड में प्रशासन में शिक्षक की भूमिका। तो इसमें भी प्रशासन से संबंधित जो टीचर की भूमिका होती है। नेक्स्ट, प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका। ठीक है, तो यहाँ पर वही इसको डिवाइड कर दिया है प्रथम क्रिया में। इसके अंतर्गत विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था आती है। प्रत्येक प्रभारी अपने अपने विभागों की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था करता है। द्वितीय चरण जो अभी हम बात करते हैं वही सब है ये। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में शिक्षक की भूमिका। देखिए, इसमें टीचर की विशेष भूमिका होती है ऑब्जर्वेशन में, रोल ऑफ टीचर एंड सुपरविजन में। ठीक है, सुपरविजन या ऑब्जर्वेशन, ये सब इसमें जो रोल होता है वो किसका रहता है, प्रधानाध्यापक को होता ही है। लेकिन वो जो प्रभारी छोड़ दिया, कोऑर्डिनेटर बना दिए जाते हैं। कोऑर्डिनेटर अपने अपने जिस विभाग के कोऑर्डिनेटर होते हैं वो उससे संबंधित कार्यों का निरीक्षण करते हैं समय समय पर। मूल्यांकन एवं नियंत्रण में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, इसके अंतर्गत छात्रों की उपलब्धि, डिसिप्लिन, कैरिकुलम, टाइम टेबल तथा अन्य संबंधी क्रियाएँ आती हैं। इस भूमिका में विद्यालय की जो प्रभावशीलता का आकलन आता है, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि आती है, वो कितना अचीव किया, कितना सीखा है बच्चे ने, कितना नहीं सीखा है,
कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है तो क्यों हुआ है, ये सब दायित्व किसके होते हैं, टीचर के होते हैं। ठीक है। शॉर्ट में हम बात भी कर सकते हैं कि ज्ञान प्राप्ति में छात्रों की सहायता करना, ये इसकी जिम्मेदारी होती है टीचर की। सामाजिक समस्याओं का समाधान करना जिम्मेदारी होती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी अध्यापक का उत्तरदायित्व होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये टीचर की होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है। कक्षा को उचित आकार व्यवस्थित करना, उपयुक्त कक्षा कार्य एवं गृह कार्य देना, निरीक्षण कर सुझाव देना कि बच्चे में क्या कमी है उसको समझाना, गाइड करना, ये जिम्मेदारी होती है टीचर की। टाइम टेबल के अनुरूप क्लास में निरंतर क्लास लेना, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कंटिन्यू क्लास में जाना। ठीक है, किसी भी प्रकार की अवहेलना नहीं करना, उपयुक्त अच्छी टेक्निक्स मेथड्स का यूज करना, टीचिंग मेथड्स का यूज करना, ऑडियो विजुअल एड्स का, रिसोर्स का इनका यूज करना ताकि टीचिंग जो है इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो। छात्रों के चरित्र एवं नैतिक विकास में सहायता करना, ये सब जिम्मेदारी है टीचर की। ठीक है। नेक्स्ट है पाठ्य से आगामी क्रियाओं का आयोजन करना, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराना, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार खेलकूद आदि कार्यक्रम का संचालन करना, ये इसकी जिम्मेदारी है टीचर की। छात्रों में व्यवसाय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, कर्तव्यनिष्ठता का विकास करना, छात्रों को राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनाना, उनमें प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना। ठीक है, और उनमें अनुशासित रहने की प्रवृत्ति का भी विकास करना, इसकी टीचर की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ठीक है, देखा जाए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, टॉपिक लगभग पूरा हो चुका आपका, मुख्यों को बता दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ गुड टीचर, अच्छे शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए, एक अच्छे अध्यापक के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार इन्होंने कहा है कि समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायता देता है। अतः अध्यापक अनेक गुणों से परिपूर्ण है। अध्यापक के इन विविध गुणों को हम निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जैसे पहला है प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए। मैंने बताया आपको पिछले अभी हमने बात की थी क्वालिटी के बारे में, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए। अच्छा शिक्षक जब भी होता है जब उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी इफेक्टिव हो। ठीक है, ताकि लोग उससे प्रभावित हों। जैसे शरीर से स्वस्थ हो, मस्तिष्क से प्रखर हो, मतलब माइंड से तेज हो, आदर्श विचारों से युक्त हो, समय समय पर बच्चों को निर्देशन दे, गाइड करे, उनको नॉलेज नहीं उनको बताए, हृदय से कोमल हो, सपोर्टेड हो, है ना, कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हो, सादा जीवन हो, उच्च विचार वाला होना चाहिए। कहावत है सादा जीवन उच्च विचार। टीचर को आजकल तो खैर कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट है चारित्रिक गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। वही कैरेक्टर का तो आपने बहुत कुछ पढ़ाई है पीछे। ठीक है, ये मुख्य रोल है इसके, मुख्य एक अच्छे गुण है, अच्छे टीचर के गुण होते हैं। नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता हो, कथनी और करनी में भेद ना हो, करने वाला हो, अनुशासन प्रिय हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, परिश्रमी हो। नेक्स्ट है ज्ञान नॉलेज पूर्ण हो, उसे नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान से परिपूर्ण हो। अध्यापक अध्ययनशील हो, पढ़ते रहे समय समय पर, जैसे सेमिनार से अटेंड करना, कॉन्फ्रेंस, ये सब उसको नॉलेज हो। मतलब ये नहीं खाली आए पढ़ाए फॉर्मेलिटी तौर पे नौकरी कर रहे हैं कि सैलरी मिल जाएगी, नहीं, उसे ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी अपनी जिम्मेदारियों का आभास होना चाहिए। ठीक है, व्यवसायिक गुणों से भी युक्त होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि व्यवसाय से संबंधित वोकेशनल निष्पक्ष होना चाहिए उसको। ठीक है, गुटबाजी पॉलिटिक्सबाजी नहीं करनी चाहिए टीचर को। नेक्स्ट है भाषण कला में निपुण होना चाहिए। ठीक है, उसको लेक्चर देने में एक्सपर्ट होना चाहिए वो। उसके शब्द भंडार के बारे में हम बात कर रहे थे, बहुत शब्द भंडार जब ज़्यादा होगा ज़्यादा ही बोलेगा, अच्छा करेगा। शोध कार्यों में रुचि होनी चाहिए, रिसर्च से संबंधित उसको इंटरेस्ट होना चाहिए। बहुत लोग तो जानते नहीं टीचिंग में आ गए रिसर्च होता क्या। ठीक है छात्रों, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू।